जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षा में आदर्शवाद। ठीक, इसमें हम लोग शिक्षा में आदर्शवाद के संबंध में बात करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग आदर्शवाद के बारे में जानेंगे। कई सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं या आदर्शवादी हैं उन्होंने कौन कौन सी परिभाषा दी है उनको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं उनमें परिभाषाएं अगर छोटी है तो दे देते हैं, फिर ऑप्शन में उनके नाम रहते हैं, आपको बताना होता है। आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, आदर्शवाद क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे और इससे जुड़ी जो अन्य बातें हैं उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और अगर वीडियो लंबा होता है तो हम उसको 2 पार्ट में कर लेंगे, नहीं तो अगर एक ही वीडियो में कवर होगा तो एक ही वीडियो बनेगा। ठीक, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, 1-2 बार देखिए, आपके पक्का समझ में आ जाएगा। इतना भी हार्ड नहीं है और पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से पढ़ना भी है। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये हम लोग बात कर रहे हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक, जिसमें हमारा जो पेपर है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, तो इसमें ही हमारा जो लेसन है शिक्षा में आदर्शवाद, इसके संदर्भ में हम लोग आज बात कर रहे हैं। तो जल्दी से लाल बटन को ठोक के घंटी पर प्रेस कर दीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तो सबसे पहले शिक्षा में आदर्शवाद, तो हम समझते हैं कि ये जो आदर्शवाद है ये क्या होता है भाई। ठीक, तो आप लोगों ने सुना होगा कि बड़े आदर्शवादी हैं, या किसी महापुरुष को देख के आप कहेंगे कि ये हमारे आदर्श हैं, या किसी किसी के मुंह से सुने होंगे कि बहुत आदर्शवादी बातें करते हैं। तो ये भाई आदर्शवाद है क्या? तो सबसे पहले आदर्शवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइडियलिज्म कहते हैं। ठीक, और जो इसकी उत्पत्ति है, अगर हम आइडियलिज्म को अलग अलग करें, आइडियल और जो एसेम्बलिज्म है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, आइडियल का मतलब होता है कोई विचार या प्रत्यय। ठीक, और जो लिज्म शब्द सुविधा के लिए जोड़ा गया है। ठीक, LISM, इस शब्द की उत्पत्ति प्लेटो के आध्यात्मिकवाद से हुई है। तो आदर्शवाद शब्द की उत्पत्ति आप लोगों ने जाना आइडियल। ठीक, मेन इसमें क्या है? आइडियल। ओके, अब इसके संदर्भ में और बात करें तो भाई आदर्शवाद में हम लोग विचारों, आदर्शों, मूल्यों, जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं, प्रत्ययों पर अधिक बल देने के कारण इसे विचारवाद या प्रत्ययवाद के भी नाम से जाना जाता है। तो अन्य नाम में विचारवाद या प्रत्ययवाद कहते हैं। आदर्शवाद देखिए मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है ना, कि कोई चीज़ कैसे होनी चाहिए, आदर्श चीज़ें कैसी होनी चाहिए। आप जितने भी नैतिक मूल्य होते हैं जानते होंगे कि बहुत सारे होंगे, कि सदैव सत्य बोलो या फिर कभी किसी का बुरा ना करो। तो यह मतलब आदर्श बातें होती हैं, लेकिन असल में क्या होता है उसकी तस्वीर कुछ अलग रहती है ना। लेकिन एक बात होती है कि भाई सदैव सत्य बोलो, तो क्या लोग झूठ नहीं बोलते? बोलते हैं। तो एक सदैव सत्य बोलो मतलब एक आदर्शवादी बात हो गई। ऐसे ही इसका जो अर्थ है बड़ा विस्तृत है। राजनीति शास्त्र में अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही विस्तृत पढ़ेंगे, लेकिन उतना गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में उतना नहीं पूछा जाता है। जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसी से आएगा। ठीक, बाकी आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आएगा तो आप लिख लेंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आदर्शवाद का अर्थ जानते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि आदर्शवाद जो है मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, याद रखिएगा। और आदर्शवाद के अनुसार इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति है। ठीक, तो आदर्शवाद का अर्थ जान देते हैं। मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद का अर्थ क्या है इसके संबंध में भाई कई सारे विद्वान हैं, कई अपने अपने अनुसार परिभाषा दिए, तो मतभेद तो होगा ही। देखते हैं। आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। उनका विश्वास है कि बात सत्य या वास्तविक है वह अवश्य ही आध्यात्मिक व मानसिक है। ठीक, उनका मानना है कि भौतिक संसार मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। अतः आदर्शवादियों को मनवादी या आध्यात्मवादी मानना अधिक विवेचनीय है। एक पैट्रिक महोदय हैं, इन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार भौतिकवाद पदार्थ में देखता है ना, भौतिक चीज़ें जो होती हैं वो पदार्थ को अपना विशेष मानता है, तो उसी प्रकार आदर्शवाद
संसार का आधार किसको मानता है, माइंड को मानता है या मन को मानता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार उन्होंने मन की सत्ता को स्वीकार किया है। तो ये आप आदर्शवाद के प्रकार से शॉर्ट में समझ लीजिए, मतलब जितनी भी अच्छी बातें, नैतिक बातें होती हैं, जो हमारे मन से रिलेटेड होती हैं ना, वो सब आदर्शवाद के अंतर्गत आती हैं। ठीक, और भी कई सारी परिभाषाएं आप देखेंगे, जैसे हैंडरसन है, इन्होंने कहा कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। देखिए, फिर आध्यात्मिक आ गया, फिर मूल्य आ गया। ठीक, क्योंकि आदर्शवादियों के लिए आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। एक तत्वज्ञानी आदर्शवादी यह मानता है कि मनुष्य का सीमित मस्तिष्क असीमित मस्तिष्क से निकलता है। व्यक्ति तथा संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्ति हैं तथा इस भौतिक संसार की व्याख्या मानसिक संसार के आधार पर ही की जा सकती है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे भाई आदर्शवाद के बारे में जाने कि भाई आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। इसके कुछ प्रवर्तक विचारकों के बारे में आप कुछ नाम आप याद रख लीजिए। ठीक, मान लीजिए अगर बहुविकल्पी में आता है कि इनमें से कौन आदर्शवादी चिंतक हैं या विचारक हैं, या इनमें से कौन नहीं है, 3 ऑप्शन दे दिया, एक डिफरेंट दे दिया, तो कुछ नाम आप जान लीजिए। इन विचारकों में हीगल आते हैं, प्लेटो, कांट, पेस्टोलॉजी तथा फ्रॉबेल। ठीक, मेन है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब परिभाषाओं की बात हम कर रहे थे, तो उसी क्रम में नेक्स्ट जो डेफिनीशन आती है वो हॉर्न के अनुसार क्या है। तो हॉर्न ने कहा है कि आदर्शवाद का निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है। फिर यहाँ देखिए बुद्धि इच्छा आ गई। ये लोग मतलब आदर्श का मतलब आप समझ गए होंगे। देख लेते हैं इन्होंने कहा क्या है। आदर्शवाद का निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है। संसार के स्थायी तत्व की प्रकृति मस्तिष्क है और भौतिकता की बुद्धि द्वारा व्याख्या की जा सकती है। तो ये हॉर्न ने कहा है। ऐसे ही रोजन ने कहा है कि आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि एवं इच्छा और सब भौतिक वस्तुओं को उनके पीछे विद्यमान मन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक, रॉस का आप याद कर सकते हैं। ठीक, अगर डेफिनीशन आ गई तो आप इनकी डेफिनीशन रॉस के अनुसार आदर्शवादी क्या है लिख देंगे तो बढ़िया नंबर मिलते हैं। नहीं तो आप कुछ 3-4 लाइन अगर उसके बारे में लिखेंगे तब भी नंबर मिलेंगे, लेकिन एक बढ़िया इम्प्रेशन जाएगा अगर आप किसी विचारक के अनुसार डेफिनीशन लिखते हैं। तो फिलहाल पढ़ते हैं। आदर्शवाद के अनेक रूप हैं, किंतु सबका सार यह है कि मन या आत्मा ही इस जगत का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप ही सत्य है। ठीक, तो ये हो गई परिभाषाएं। अब भाई अध्ययन की सुविधा है तो परिभाषाओं को आप 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से 4 भाग? एक आत्मनिष्ठ आदर्शवादी, वस्तुनिष्ठ आदर्शवादी, निरपेक्ष आदर्शवादी और पश्चात्मक आदर्शवादी। तो आत्मनिष्ठ आदर्शवादी क्या कौन होते हैं? तो भाई ये वे आदर्शवादी हैं जो ईश्वर, जगत, मन तीनों में से किसी एक की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ठीक, तीनों में से किसी एक की सत्ता को स्वीकार करते हैं। कौन? आत्मनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ कौन होते हैं? तो ये केवल विचारों की प्रधानता स्वीकार करते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ वाले क्या होते हैं? विचारों की प्रधानता को स्वीकार करते हैं, विचारों की प्रधानता को स्वीकार करते हैं। निरपेक्ष क्या होते हैं? केवल ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। वे विद्वान निरपेक्ष आदर्शवादी कहलाते हैं जो केवल ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। ऐसे ही पश्चात्मक आदर्शवादी क्या है कि वे विद्वान जो ज्ञान को स्वीकार करते हैं, वह ज्ञान जो हमें दिखाई नहीं देता, पश्चात्मक आदर्शवादी कहलाते हैं। तो आप एक प्रकार से ज्ञान के तौर पे आप इन चारों को याद कर सकते हैं। ज़्यादा देखिए कठिन नहीं है। आत्मनिष्ठ क्या है? ईश्वर, जगत, मन तीनों में से एक। वस्तुनिष्ठ केवल विचार। निरपेक्ष क्या करते हैं भाई? केवल ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं। वहीं पश्चात्मक ये लोग ज्ञान को स्वीकार करते हैं। बस हो गया, आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे याद हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना आप समझ चुके हैं। इसके बाद अब हमको बात करना है शैक्षिक विचारधाराओं की। ठीक, कि आदर्शवाद की शैक्षिक विचारधाराएं कौन कौन सी। मान लीजिए अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ शैक्षिक विचारधाराएं ध्यान में रखनी है और उनके अंतर्गत 2-3 लाइन लिख देनी है, इनफ होगा। 2 नंबर अगर आता है तो आपको 2 नंबर अच्छे से आपने लिखा है तो मिल जाएंगे। चलिए, पहला है कि आदर्शवाद के अनुसार शैक्षिक विचारधाराएं कौन कौन सी हैं। तो पहला है आत्मानुभूति। ठीक, जिसे बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। तो जेनेटिल है। जेनेटिल का एक कथन है कि आत्मानुभूति शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। अब देखिए, जैसे जेनेटिल ने कहा है कि आत्मानुभूति शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है, तो पेपर में दे सकता है कि जैसे आत्मानुभूति शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। किसने कहा? तो आपको लगाना होगा जेनेटिल ने कहा। ऐसे ही रस्क के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का उत्कर्ष है। इस प्रकार आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को ऊंचा उठाना है।
आदर्शवाद मानव जीवन की श्रेष्ठता को सबसे अधिक महत्व देता है। आदर्शवाद यह स्वीकार करता है कि मानव व्यक्तित्व ईश्वर की महानतम रचना है। ठीक, इसी कारण शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। रॉस ने इस संबंध में क्या कहा है कि आदर्शवाद से विशेष रूप से संबंधित शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का उत्कर्ष तथा आत्मानुभूति, आत्मा की सर्वोच्च क्षमताओं को वास्तविक रूप प्रदान करना। तो ये आत्मानुभूति के संबंध में आप लोगों ने जाना। ऐसे ही अगला है सेकंड जो हमारा नंबर है वो सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि, इनरिचमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। इसमें क्या है कि भाई आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है सांस्कृतिक थाती, मतलब जो हेरिटेज में वृद्धि करना। आदर्शवाद मनुष्य की सांस्कृतिक थाती को विशेष महत्व देता है। सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण जो स्वयं मनुष्य करता है, इसमें पशु पक्षियों का कोई योग नहीं होता। रॉस कहता है कि भाई यहाँ आत्मिक या सांस्कृतिक वातावरण मनुष्य का अपना बनाया हुआ है। ठीक, यह मनुष्य के सृजनात्मक क्रियाकलापों का परिणाम है। ये यहाँ देखिए आप कथन भी दिया हुआ है। वह आगे कहता है कि धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित और विज्ञान युग युगांतर से चले आए हैं, मनुष्य के नैतिक, बौद्धिक और सौंदर्यपरक क्रियाकलाप का परिणाम है। ये सच्चे अर्थों में मानव संबंधी शास्त्र हैं। संस्कृति की वृद्धि धीरे धीरे हुई है और इनमें सभी युगों का अनेक मनुष्यों का योगदान रहा है। तो ये हो गया सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि। ऐसे नेक्स्ट है आध्यात्मिक आदर्शों की प्राप्ति। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का जो तीसरा उद्देश्य है वो आध्यात्मिक आदर्शों की प्राप्ति है और 3 आदर्श बौद्धिक, भावात्मक, सांकल्पिक। ठीक, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो रस्क के द्वारा बताए गए उपरोक्त जो आदर्श मूल्य मानसिक क्रियाएं हैं, ये मानसिक क्रियाएं हमें सत्यम शिवम सुंदरम ठीक की प्राप्ति में सहायक होती हैं। मनुष्य स्वभाव से इन आदर्शों को प्राप्त करना चाहता है। व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ विश्व की आत्मा का समन्वय स्थापित करता है। ठीक, तो इसमें आप 3-4 लाइन अगर आप लिखते हैं तो इनफ है इस पॉइंट में, बाकी है बड़ा सा, तो आप इसको एक बार पढ़ के समझ सकते हैं, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो स्क्रीनशॉट आप लेकर समझ भी सकते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं शारीरिक विकास। तो आदर्शवादियों के अनुसार जो जीवन रक्षा के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर रहेगा तभी हम सारी क्रियाएं कर सकते हैं। उनके अनुसार स्वस्थ शरीर से ही आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। प्लेटो शारीरिक शिक्षा पर बल देता है, परंतु इसे वह शिक्षा का सहायक उद्देश्य मानता है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य प्लेटो के अनुसार आत्मानुभूति ही है। आधुनिक आदर्शवाद भी इसी तथ्य को स्वीकार करते हैं। भारतीय शिक्षा शास्त्री इसी उद्देश्य को साध्य के रूप में न मानकर साधन के रूप में मानते हैं। ठीक, तो ये शारीरिक विकास हो गया। इससे पहले आप लोगों ने 3 चीज़ें और पढ़ी। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्धिक विकास की। तो आदर्शवादी कहते हैं कि यह बुद्धि ही है जिसने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बना दिया। ठीक, और मनुष्य की बुद्धि उसके समस्त आदर्शों तथा मूल्यों तथा आध्यात्मिक क्रियाओं की आधार होती है। ज्ञान के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो भाई इस पॉइंट में इन्होंने बुद्धि को श्रेष्ठ बताया और उसके बारे में बताया। ठीक, तो ऐसे ही ये भी पॉइंट आप समझ सकते हैं। 6th है पवित्र जीवन को तैयार करना। तो शिक्षा का भाई एक उद्देश्य बालक के पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना है। आदर्शवादियों के अनुसार बालक में आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उन सभी परिस्थितियों का सृजन किया जाना चाहिए जिनमें रहकर बालक पवित्र जीवन व्यतीत कर सके। और फ्रॉबेल के शब्द इस प्रकार से शिक्षा का उद्देश्य भक्तिपूर्ण, पवित्र तथा कलंक रहित जीवन की प्राप्ति। तो ये कथन आप याद कर सकते हैं किसका है, फ्रॉबेल का है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आध्यात्मिक विकास करना। तो इसमें क्या है कि आदर्शवाद के समर्थक हैं भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक का आध्यात्मिक दृष्टि से विकास करना है। रस्क ने इस संदर्भ में क्या लिखा है कि शिक्षा को मानव जाति को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह अपनी संस्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जगत में अधिक से अधिक पूर्णता सहित प्रवेश कर सके और आध्यात्मिक जगत की सीमाओं का विस्तार कर सके। तो ये 7 पॉइंट है। इसके बाद 8 है नैतिक विकास। देखिए लास्ट पॉइंट है आदर्शवादियों के अनुसार आत्मानुभूति के लिए बालक का नैतिक विकास आवश्यक है। हर्बर्ट नैतिक विकास को ही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मानता है। आदर्शवादी इस विचारक शिक्षा के द्वारा मनुष्य को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित में रखना सिखाते हैं। इसी को वह इंद्रिय निग्रह कहकर पुकारते हैं। इंद्रिय निग्रह के द्वारा ही बालक के चरित्र का विकास किया जा सकता है। तो ये आपने 8 पॉइंट देखे और नहीं समझ में आया तो एक बार इसको फिर से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। एक दो बार आप इन पॉइंटों को पढ़ेंगे तो आराम से
5-6 पॉइंट तो समझ में आ ही जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आदर्शवाद तथा अनुशासन। अगर क्वेश्चन आता है कि आदर्शवाद तथा अनुशासन पर टिप्पणी लिखिए, तो कुछ पॉइंट्स पे हम बात करते हैं, उससे आप समझ जाएंगे। ठीक, तो देखिए प्रकृतिवादी अभी आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन प्रकृतिवादी क्या थे कि बालक को पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देते हैं, कोई किसी प्रकार का अनुशासन पे नहीं लगाते। लेकिन इसके विपरीत आदर्शवादी जो है बालक को अनुशासन में रखना चाहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो पहला पॉइंट है कि आदर्शवादी बालक को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है। ठीक, नहीं है। आदर्शवादी बालक के आध्यात्मिक विकास के लिए अनुशासन में रखना चाहते हैं। ठीक, बालक का आध्यात्मिक विकास अगर करना है तो बालक को अनुशासन में रहना होगा, ऐसा आदर्शवादी मानते हैं। मनुष्य की इंद्रियों पर नियंत्रण आप कैसे कर सकते हैं? अनुशासन के द्वारा ही कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई आदर्शवादी क्या चाहते हैं कि विद्यालय में कठोर नियमों के पालन पर बल देते हैं। ठीक, अनुशासन के लिए दंड की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए, अतः वे प्रभाव विधि के द्वारा अनुशासन को रखने के पक्ष में। किस विधि के द्वारा? प्रभाव विधि। सहानुभूति से काम लेकर बालक की आत्मक्रिया और आत्मनियंत्रण को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। तो ये पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से आप आदर्शवाद तथा अनुशासन को समझ सकते हैं। इसके बाद एक और टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है कि आदर्शवाद और विद्यालय के संबंध में जानते हैं। तो भाई आदर्शवादी बालक के लिए सामाजिक पर्यावरण आवश्यक मानते हैं, जो विद्यालय में ही मिल सकता है। ठीक, तो भाई आदर्शवादी समझ गए होंगे कि आदर्शवादी क्या चाहते हैं कि विद्यालय हो जहाँ पर बालक को एक पर्यावरण मिल सके जिसमें वो खुद का विकास कर सके। आध्यात्मिक विकास के लिए सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करना आवश्यक है, जो विद्यालय में शिक्षक द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। ठीक, अगला है आदर्शवादी बालक में मानसिक शक्तियों का विकास तथा सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान तथा उसकी रक्षा करना चाहते हैं, जो विद्यालय में ही हो सकता है। तो इन पॉइंट्स के माध्यम से आप समझे आदर्शवाद और विद्यालय पर अगर टिप्पणी लिखने के लिए आती है तो आप लिख सकते हैं कि लोग विद्यालय को भी इम्पोर्टेंस देते हैं और अनुशासन को भी। तो ये यहाँ पे आप लोगों ने इतना समझ लिया है। आगे कुछ चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि आदर्शवाद की तत्व मीमांसा। ठीक, आदर्शवाद की तत्व मीमांसा। तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है। प्लेटो ने ज्ञान प्राप्ति के 2 साधन बताए हैं। विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है जो स्थायी होता है, और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है। तो विचारों के द्वारा प्राप्त ज्ञान और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, तो ये आदर्शवाद की तत्व मीमांसा के अंतर्गत आता है। ऐसे ही आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान में क्या है कि भाई सत्यम शिवम सुंदरम को वास्तविक ज्ञान मानते हैं, आत्मानुभूति को ज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। ऐसे ही अगर मूल्य या आचार मीमांसा की बात करें तो शिव यानी अच्छाई की प्राप्ति सद्जीवन के द्वारा हो सकती है। ठीक, ये इतनी बात हो गई। अब एक और पॉइंट की बात करते हैं, आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। तो आदर्शवादी जो हैं उन्होंने मानव की क्रियाओं को 3 भागों में बांटा है। मानसिक क्रियाएं जिनमें साहित्य, इतिहास, भूगोल मतलब जो सब्जेक्ट हैं। सौंदर्यात्मक क्रिया में आपके अंदर जो टैलेंट, जैसे कला, कविता लिखते हैं तो ये इसमें आ जाएगा। और नैतिक क्रियाओं में धर्म, आध्यात्म और आचार शास्त्र। ठीक, अनुकरण शिक्षा पर बल देते हैं और शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान है। तो आदर्शवादी क्या करते हैं, शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, न कि बालक को। तो ये आपको ध्यान रखना कि शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान है, बालक को शिक्षक से कम महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। किसमें? आदर्शवाद में। और इनके विषय कौन से? मानसिक क्रियाएं के जो संबंधित विषय हैं, सौंदर्यात्मक क्रियाओं से संबंधित विषय और नैतिक क्रियाओं से संबंधित विषय। ठीक, इतना समझ में आया है आप लोगों को? ठीक, तो आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हैं वो पढ़ लेते हैं, आप सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, कि आदर्शवादी शिक्षा में बालक की बजाय आदर्शों व विचारों को केंद्रीय स्थान देते हैं। शिक्षक का मूल कर्तव्य बालक में उच्च आदर्शों को प्राप्त करने के लिए बालक में सूझबूझ का विकास करना है। रास महोदय कहते हैं कि प्रकृतिवादी कंटीली झाड़ियों से ही संतुष्ट हो जाता है, किंतु आदर्शवादी सुंदर गुलाब को पसंद करता है। तो ये रास का कथन है, इसको आप याद कर लीजिए। गुलाब, कहीं भी आपको कथन में गुलाब नजर आए तो समझ लीजिए रॉस ने कहा है। इसके बाद आदर्शवाद के दोष की बात करें तो भाई आदर्शवाद बालक को केंद्रीय स्थान नहीं देते, क्योंकि ये टीचर को केंद्रीय स्थान देते हैं। तो पहला दोष ये हो गया। और पाठ्यक्रम में आध्यात्मिकता को अधिक महत्व देते हैं, दूसरा दोष। तीसरा कि भाई वर्तमान से कोई प्रयोजन नहीं, ये हमेशा कहते हैं कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए, मतलब नैतिक होना चाहिए, तो वर्तमान से इसका कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए ये 3 दोष आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो भाई ब्रह्मांड की रचना जो है आध्यात्मिक शक्ति से हुई है। रिक्त स्थान अगर बहुविकल्पी में आ जाता है कि ब्रह्मांड की रचना डैश हुई है तो आप आध्यात्मिक शक्ति भर सकते हैं। वैसे ये
आएगा नहीं, लेकिन ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे जनक, इनको आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं कि भाई आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक बर्कले हैं, प्राचीन आदर्शवाद के जनक कांट, वस्तुनिष्ठ के हीगल और नैतिक के प्लेटो। हॉकिंस ने शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए? 2 बताए हैं। संवाद विधि के जनक प्लेटो हैं, याद, बहुत इंपॉर्टेंट, संवाद विधि के जनक प्लेटो, याद कर लीजिए। आगमन एवं निगमन विधि के जनक अरस्तु, याद कर लीजिए। ऐसे ही वाद विवाद विधि के जनक भारतीय आदर्शवाद दार्शनिक, मतलब इन्होंने खोजा है। निर्देशन विधि हर्बर्ट हो गया, तर्क विधि हीगल, खेल विधि फ्रॉबेल, अभ्यास एवं आवृत्ति पेस्टोलॉजी। तो ये आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, एक नंबर में पूछने की संभावना रहती है। एक कथन भी आपको ध्यान में रखना है, रख लीजिए कि अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है, जेंटिल ने कहा है, तो इसको ध्यान में रखिए, ठीक। और जितना भी कुछ शिक्षा में आदर्शवाद जो हम लेसन पे बात कर रहे हैं, जितना भी कुछ था वो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल शॉर्ट में बताया है। जहाँ कहीं भी नोट्स की ज़रूरत पड़ी मैंने वहाँ पे नोट्स भी लगाई है, ठीक। तो आप, थोड़ा सा राइटिंग गंदी है तो उसको आप ध्यान मत दीजिए, बाकी आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। 5-5 नंबर या 10 नंबर, इतने नंबर का वो नहीं आता है, 2 नंबर का मैक्सिमम रहता है और मिनिमम 1 नंबर का, ठीक। तो उसी अनुसार आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं है, अपने टाइम के अनुसार लिखना है, तो आप उसी अनुसार एक एक हेडिंग को तैयार कर लीजिए, ठीक। बाकी आप इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं, उनको हम अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। नहीं, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक। तो इतना पढ़िए, अभी इतना अच्छे से समझिए, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप अतिलघुत्तरीय प्रश्न है उनकी चर्चा हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे, ठीक। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते अगर सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।